Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत रूसो को पढ़ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने रूसो के कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तत्पश्चात जनरल विल, और आज हम रूसो के जो लास्ट टॉपिक है उसके अंतर्गत रूसोस कंपेयर्ड विद हॉब्स पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह से रूसो, हॉब्स और लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत किस तरह से अंतर था और किस तरह से इनका कंपैरिजन किया गया है। तो सबसे पहले हम करेंगे रूसो कंपैरिजन विद हॉब्स के अंतर्गत। कई बार ये कोटेशन देके क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि रूसो का प्रभु सत्ताधारी हॉब्स का लेवियथन है, जिसका शीर्ष काट दिया गया है। रूसो's जनरल विल इज हॉब्स लेवियथन विथ इट्स हेड चॉप्ड ऑफ। इस पर कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। इसके अंतर्गत हमने देखा है कि समझौतावादी विचारकों में हॉब्स, लॉक और रूसो के नाम उल्लेखनीय है। इन्हें राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत की नवीन परंपरा को विधिवत जन्म देने और विकसित करने का श्रेय प्राप्त है। यद्यपि सामाजिक समझौते के विचार का वर्णन प्राचीन तथा मध्ययुगीन विचारकों के द्वारा किया गया था, लेकिन इसे एक सिद्धांत की तरह तार्किक रूप से प्रतिपादन करने का श्रेय हॉब्स, लॉक और रूसो को ही प्राप्त है। हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधी विचारों में के माध्यम से संप्रभुता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसे निरंकुश प्रभुसत्ता या एब्सोल्यूटिज्म कहा जाता है। इसके विपरीत लॉक ने सीमित प्रभुसत्ता, जिसे लिमिटेड सॉवरेनिटी कहा गया है, और रूसो, जिसने जन प्रभुसत्ता, जिसे पॉपुलर सॉवरेनिटी का प्रतिपादन किया है। ऐसा कहा जाता है कि हॉब्स की निरंकुश प्रभुसत्ता और रूसो की जन संप्रभुता की विशेषताएं लगभग समान है। ऐसी स्थिति में हॉब्स की भांति रूसो के राजदर्शन में भी निरंकुशतावाद के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे कि हॉब्स का लेवियथन और एब्सोल्यूटिज्म इन हॉब्स। इसके अंतर्गत हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियथन में अपने सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस पुस्तक का प्रकाशन 1651 में हुआ। बाइबल के कथानुसार यह एक समुद्री राक्षस है, किंतु हॉब्स इसका प्रयोग प्राकृतिक दशा की अराजकता और मत्स्य न्याय का अंत करने की दृष्टि से मनुष्य द्वारा किए गए समझौते से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राजशक्ति के लिए करता है। अपनी पुस्तक लेवियथन में हॉब्स राज्य का अध्ययन मानव स्वभाव के विश्लेषण से आरंभ करता है। वह मनुष्य को एक स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी के रूप में देखता है, जो सदा अपने स्वयं के हित के लिए ही लगा रहता है और अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई झगड़ा करता है। अतः इस तरह से ये जो संघर्ष है, 3 कारणों से चलता है: प्रतिद्वंद्विता, भय और कीर्ति की लालसा। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान थे, किंतु बाध्यकारी शक्ति के अभाव में सभी व्यक्तियों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता था। अतः एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को शांति रखने के लिए बाध्य कर सके। संक्षेप में हॉब्स की प्रभुसत्ता की विशेषता है अपरिमितता, निरपेक्षता, असीमितता आदि। अतः हॉब्स का लेवियथन अथवा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक पूर्णतः निरंकुश था और उसका आदर्श ही कानून है। इस तरह से हम देखेंगे कि रूसो के जो हॉब्स की जो लेवियथन है, उसमें किस तरह से निरंकुशतावाद के तत्व थे।
तत्पश्चात हम देखेंगे रूसो जनरल विल इज हॉब्स लेवियथन विथ इट्स हेड चॉप्ड ऑफ, कि रूसो का प्रभु सत्ताधारी हॉब्स का शीश विहीन लेवियाथन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हॉब्स और रूसो की संप्रभुता संबंधी धारणाओं में क्या समानताएं थी। जैसा कि आपको पूर्व के वीडियोस में भी बताया था कि हॉब्स तथा रूसो के प्रभु सत्ता संबंधी विचार बहुत कुछ सीमा तक एक से हैं। सामान्य इच्छा के लक्षण तो रूसो ने बताए हैं, वे लगभग वैसे ही हैं जिनका वर्णन हॉब्स ने अपने संप्रभु में किया है। अंतर केवल यह है कि हॉब्स का संप्रभु एक मानव देव और संप्रभु का निवास सामान्य इच्छा में बनता है। इसलिए वान का यह कथन ठीक है, यदि हॉब्स के मानव देव, जिसे हम लेवियथन कहते हैं, का शीश काट दिया जाए तो रूसो की सामान्य इच्छा ही होगी। अतः हॉब्स और रूसो की प्रभु सत्ताधारी की समानताएं इस प्रकार है। नंबर 1, हॉब्स की भांति रूसो भी राज्य को निरंकुश मानता है। नंबर 2, हॉब्स के लेवियथन की भांति रूसो की सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु है। थर्डली, हॉब्स के लेवियथन की भांति सामान्य इच्छा अखंड है और संगठित इकाई है, और लेवियथन की भांति सामान्य इच्छा सदैव न्याय संगत है और उचित है। इस दृष्टि से तो रूसो का संप्रभु हॉब्स से भी अधिक समानता होने के बावजूद भी निरंकुश है। अतः हॉब्स राज्य को असीमित शक्ति प्रदान करते हुए व्यक्ति की आत्मरक्षा के अधिकार के हित में राज्य का विरोध करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है, लेकिन रूसो किसी भी स्थिति में व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। उसकी दृष्टि में सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तत्पश्चात हम देखेंगे हॉब्स और रूसो के निरंकुशतावादी चिंतन में क्या अंतर है। हॉब्स और रूसो के निरंकुशतावादी चिंतन में निम्नलिखित अंतर देखने को मिलता है। नंबर 1, हॉब्स के समझौते में एक यांत्रिक राज्य की स्थापना होती है, और जबकि रूसो के समझौते में एक आंगिक राज्य की। सेकेंडली, हमने देखा हॉब्स का राज्य केवल शक्ति पर आधारित है, जबकि रूसो का राज्य न्याय और नैतिकता पर। थर्डली, हॉब्स का संप्रभु एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, जबकि रूसो का समस्त जन समुदाय। फोर्थली, हॉब्स का संप्रभु विधि निर्माता, कार्यपालक और न्यायाधीश सभी स्वयं होता है, परंतु रूसो का संप्रभु सिर्फ विधि निर्माता ही होता है। संक्षेप में, हॉब्स और रूसो दोनों की संविदा के अंतर्गत यद्यपि व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्तियों का समर्पण करते हैं, लेकिन अंतर यह है कि रूसो इस समर्पण के बाद भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखता है। हॉब्स की संविदा के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अतः रूसो का राज्य भी निरंकुशता की दृष्टि से हॉब्स जैसा ही है, किंतु जहाँ हॉब्स की निरंकुशता प्रभु सत्ता संपन्न राजा को स्वेच्छाचारिता का पोषण करती है, वहाँ रूसो की सामान्य इच्छा को प्रभु सत्ता का सिद्धांत जनता की प्रभु सत्ता का प्रतीक होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि रूसो के और हॉब्स के दोनों के विचारों में समानताएं होते हुए संप्रभुता के संबंध में बहुत कुछ अंतर देखने को हमें मिलता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि राजनीति दर्शन के अंतर्गत रूसो की विचारधारा की बहुत अधिक आलोचना रही है, और यह बहुत अधिक आलोचना का विषय रहा है। इसके अंतर्गत रूसो का दर्शन उनके पाठकों के लिए एक पहेली है। एक और तो उसे महान दार्शनिक समझा जाता है, जिसके राज्य के स्वरूप के विषय में ज्ञान अन्य किसी भी विचारक की अपेक्षा अधिक था, तो दूसरी ओर मिथ्याचारी विश्लेषणों से पुकारा गया। अतः लेमीटर के अनुसार उनकी पुस्तक में असंगतियों की भरमार है। अतः रूसो की विचारधारा में प्रमुख रूप से निम्न दोष पाए जाते हैं। नंबर 1, उनकी विचारधारा में असंगतियां एवं विरोधाभास है। आलोचकों का यह मानना है कि रूसो की विचारधारा
असंगति और विरोधाभास से भरी पड़ी है। वह अपने सामाजिक समझौते का आरंभ व्यक्ति के अधिकारों पर बल देने वाले व्यक्तिवाद से करता है, किंतु इसकी समाप्ति व्यक्ति पर प्रभुत्व रखने वाले निरंकुश और समष्टिवादी विचारधारा के साथ करता है। सेकेंडली, निरंकुशतावाद का समर्थक। रूसो दार्शनिक आधार पर निरंकुशतावाद का समर्थक बन गया है। उसने असीमित, अविभाज्य एवं अनियंत्रित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। उसने राज्य को ही अधिकार का सृष्टा बतलाया है। उसने कहा है कि जो व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा, उसे सारा समाज आज्ञा पालन के लिए मजबूर करेगा, और इसका अर्थ यह है कि उसे स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जाएगा। और यह स्थिति रूसो के दर्शन में स्वतंत्रता की दुविधा के नाम से जानी जाती है। थर्डली, मानव स्वभाव संबंधी आदर्शात्मक विचार। रूसो का मानव स्वभाव संबंधी विचार काल्पनिक व आदर्शात्मक है। वह मनुष्य को भला, शांत मानता है, जबकि मनुष्य के स्वभाव में अच्छाई व बुराई दोनों पाई जाती है। फोर्थली, बुद्धिवाद और प्रगति का विरोधी। रूसो बुद्धिवाद, विज्ञान और कला के विरोधी है। भावुकतावाद के प्रति अत्यधिक विश्वास रखने के कारण वह यह मानता था कि जीवन यापन विवेक के अनुसार नहीं बल्कि भावना के अनुसार किया जाना चाहिए। उनकी अपील भावनाओं की अपील थी, तर्क की अपील नहीं। उनकी ये मान्यता थी कि विवेक, कला और विज्ञान ने मनुष्य का पतन कर दिया है, इसलिए उसका कल्याण तभी संभव है जबकि वह इनसे मुक्त होकर पुनः प्रकृति की ओर लौटे। इस तरह से हम देखते हैं कि अरस्तु की उपरोक्त आधारों पर आलोचना की गई है, लेकिन राजनीति विचारों के इतिहास में रूसो का नाम अमर रहा है। वह एक आम आदमी का मतलब भावुक दार्शनिक था। उसे क्रांति का अग्रदूत तथा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा कहा जाता है। लेकिन रूसो के राजदर्शन के आलोचना होने के पश्चात भी रूसो के राजदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपने महत्व के अंतर्गत सामान्य इच्छा संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया, और इस संबंध में डैनिंग ने कहा है कि इन विचारों के द्वारा रूसो ने राष्ट्र राज्य संबंधी विचारों पर बल दिया। सेकेंडली, उनके इम्पोर्टेंस में हमने देखा कि उन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन उनके द्वारा किया गया। रूसो ने बताया कि राजनीतिक संस्था का स्वरूप कुछ भी हो, उसे जनता की संप्रभुता एक तथ्य है। उन्होंने कहा है कि प्रभुसत्ता जनता की सामान्य इच्छा में निहित है। सरकार सर्वोच्च सत्ता रखने वाली जनता की सेवक मात्र है, और जनवाणी देववाणी है, और शासन का आधार जनता की सहमति है। थर्डली, राष्ट्रवाद का उद्घोषक। रूसो यद्यपि राष्ट्रवाद का समर्थक नहीं था, किंतु समूह की एकता और दृढ़ता की भावनाओं पर बल देकर उन्होंने राष्ट्रभक्ति का एक आदर्श रूप प्रदान किया। फोर्थली, उन्होंने अपने दर्शन के अंतर्गत राष्ट्रवाद का उद्घोषता का परिचय दिया। रूसो यद्यपि राष्ट्रवाद का समर्थक नहीं था, किंतु समूह की एकता और दृढ़ता की भावनाओं पर बल देकर उन्होंने राष्ट्रभक्ति को एक आदर्श रूप प्रदान किया। संक्षेप में, रूसो स्वतंत्रता तथा समानता का पुजारी था, मगर व्यक्ति को राज्य के खिलाफ अधिकार न दे सका। वह सामान्य हित तथा सामान्य इच्छा का असाधारण दार्शनिक था। उसने लौकिक प्रभुत्व का सिद्धांत दिया और सामान्य हित को व्यक्तिगत हित से महत्वपूर्ण बताया और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया। इससे से हम देखेंगे कि रूसो के प्रभाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके दर्शन में आधुनिक काल का भी सभी विचारधाराएं, जिसके अंतर्गत समाजवाद, अधिनायकवाद और व्यक्तिवाद सभी के बीच देखने को मिलते हैं, और रूसो का उद्देश्य सत्ता और स्वतंत्रता का तालमेल स्थापित करना था। तत्पश्चात हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म, एब्सोल्यूटिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन रूसोज पॉलिटिकल फिलोसॉफी, कि रूसो के दर्शन में हमें व्यक्तिवाद, निरंकुशतावाद, समाजवाद और लोकतंत्र किन किन रूपों में देखने को मिला।
व्यक्तिवाद के रूप में अगर हम देखते हैं तो रूसो के दर्शन में व्यक्तिवाद के बीज दिखलाई देते हैं। इस संबंध में वेपर ने कहा है कि वह अति व्यक्तिवादी है। समस्त व्यक्तिवादियों में आधुनिक और महानतम व्यक्तिवादी है। उसने स्वतंत्रता और समानता को मनुष्य का स्वाभाविक सद्गुण माना है और उनके सिद्धांत में व्यक्ति की स्वतंत्रता लॉक से भी अधिक महत्वपूर्ण है। सेकेंडली, रूसो के राजदर्शन में निरंकुशतावाद। रूसो के दर्शन में निरंकुशतावाद के तत्व भी मौजूद है। रूसो के अनुसार संप्रभुता सामान्य इच्छा की कार्यान्विति है। सामान्य इच्छा को संप्रभु मानने का आधार सामाजिक समझौता ही है। रूसो के सामाजिक समझौतों में निरंकुशतावाद का एक प्रमुख तत्व यह भी है कि समझौते में व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों का समर्पण कर देता है और समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामान्य इच्छा पूर्ण तथा निरंकुश है। थर्डली, रूसो के राजदर्शन में हमें लोकतंत्र का उसको अग्रदूत माना गया है। अतः रूसो को लोकतंत्र का पुजारी माना जाता है। उन्होंने जनता की प्रभुसत्ता के विचार को फ्रेंच राज्य क्रांति के माध्यम से आधुनिक काल का सबसे प्रभावशाली विचार बनाया। उनके मतानुसार सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित रहती है और सामान्य इच्छा जनता की इच्छा की ही अभिव्यक्ति है और यह इच्छा सदैव जनता के सामान्य हित के पोषण और वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहती है। इसी के अंतर्गत रूसो के दर्शन में हमें समाजवाद भी देखने को मिलता है। समाजवाद व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता है। अतः रूसो की सामान्य इच्छा भी व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज के हित को अधिक महत्व देती है। रूसो ने समानता पर काफ़ी अधिक बल दिया है और उनकी यह दृढ़ मान्यता है कि समानता के अभाव में स्वतंत्रता कभी नहीं टिक सकेगी और वह आर्थिक विषमता को समाप्त करना चाहता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने निजी संपत्ति पर प्रबल प्रहार किए हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि रूसो ने अपने समझौते सिद्धांत के अंतर्गत सभी बिंदुओं को बताया है और उन्होंने अपने समझौते के माध्यम से ही हमें सामान्य इच्छा और आज के संदर्भ में रूसो ने जो जो विचार इसके अंतर्गत बतलाए वो सब हमें इनकी इन थ्योरी में देखने को मिले। इस तरह से हमने रूसो को अच्छी तरह से देखा, उनके हर विचारों को समझा। आज के वीडियो में हमने रूसो को पूर्ण कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थिंकर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।